सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड आज के जो सेशन होगा, आज के सेशन में बेसिकली हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। तो यहाँ मैं आपको मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं बस आपका रिवीजन कराने वाला हूँ। जहाँ कहीं से भी आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा वहाँ से आप पढ़ें, लेकिन ये जो सेशन होगा ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि इस सेशन में मैं पूरा आपको जो भी फार्मूला है इस लेक्चर में बोर मॉडल तक, ठीक ना, अगले लेक्चर में फिर आगे का, ठीक ना, इस लेक्चर में बोर मॉडल तक जितने भी फार्मूले आए हैं, ठीक, वो सभी फार्मूले मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक ना। और उसको याद करने का सबसे इम्पोर्टेंट है, याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फॉर्मूले को याद किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको कोई बेनिफिट होता है इस वीडियो से, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे थोड़ा लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हमको एटम के बारे में पढ़ना होता है। एटम के स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या होते हैं एटम के अंदर, आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। लेकिन इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है वो है कि एनर्जी क्या होता है किसी भी फोटोन पार्टिकल का। आपको सभी को पता होगा फोटोन क्या होता है। फोटोन जो होता है वो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं और यही एनर्जी को कैरी करते हैं। जो लाइट एक एनर्जी, हम बोलते हैं ना लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक ना। तो लाइट में जो एनर्जी कैरियर होते हैं उन्हीं को बेसिकली फोटोन पार्टिकल बोला जाता है। अब कितनी एनर्जी कैरी करता है कोई लाइट, तो वो बोला जाता है कि ये एचम्यू लाइट, एचम्यू एनर्जी कंटेन करता है, ठीक ना। अब देखिए H तो आप सभी को पता होगा, H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। मैं आपको पूरा फॉर्मूला रिवाइज कराने वाला हूं और जितना भी रिलेटेड उससे कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट पे भी बात करूंगा, ठीक ना। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लिख दूंगा, और याद करने का तरीका भी। और म्यू क्या होता है यहाँ पे, म्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। किसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप सभी को पता होगा एच म्यू। अच्छा, एच की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एच की जो वैल्यू होती है आप सभी को पता है 6 पॉइंट कुछ होता है, ठीक ना, इंटू 10 की पावर -34। अच्छा, इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। एच की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए, एनर्जी का तो ई हो गया और एच म्यू। अब सोचिए कि अच्छा, यूनिट से पहले एक और बात, अगर मैं बात करूँ एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है आप सभी ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला शुरू से ही कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक ना। ये फॉर्मूला तो बड़ा फेमस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सबने पढ़ा होता है। अच्छा, अगर इस केस में बात करें लाइट के केस में, तो डिस्टेंस क्या हो चुका होगा, डिस्टेंस तो हमारा वेवलेंथ हो चुका होगा, ठीक। अच्छा, स्पीड तो अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो लाइट की स्पीड को कैसे दिखाया जाता है, सी से, और टाइम बोले तो टाइम, ठीक। आप सभी ने एक और फॉर्मूला पढ़ा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा मतलब ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं तो टाइम तो कम ही होगा, ठीक। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू सी इंटू टी। अब देखिए दिमाग लगाइए कि यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी सर आया नहीं, फ्रीक्वेंसी ये वेवलेंथ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, फ्रीक्वेंसी तो आया नहीं, लेकिन टाइम तो आया ना। और हमको पता है जिस दिन हम टाइम को उल्टा कर देंगे उस दिन वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, टाइम को उल्टा कैसे कर सकते हैं, इधर भेज के, तो ये वेवलेंथ अब तक तो लैम्डा हो गया। अच्छा, टाइम इधर हो गया तो टी हो गया, इज इक्वल टू सी। हमको पता है 1 में टी को क्या लिख सकते हैं, एफ, तो सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एफ। तो ये क्यों किए ऐसा, क्योंकि हम f को रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक ना। f को अगर मानिए कल को लाइट की फ्रीक्वेंसी ना देके लाइट की वेवलेंथ दे दिया, जो कि 90% क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ देगा, फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, ठीक। तो आपको लैम्डा के टर्म में भी आंसर याद होना चाहिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को ही म्यू बोलते हैं, म्यू से भी दिखा सकते हैं और f से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए f क्या हो गया, c बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन आ जाता है वो आ जाता है एस सी बाई लैम्डा। अब देखिए h की वैल्यू खुद की आप देख ही रहे हैं 6, आप 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 इंटू 10 की पावर -34। अच्छा, c की वैल्यू खुद ही आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना लंबा चौड़ा, ठीक। अगर दोनों को गुणा करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम कुछ शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, एस का वैल्यू याद कर लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा इसकी यूनिट पर भी बात कर लें, h की यूनिट पर। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, एनर्जी अपॉन में म्यू, ठीक। आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। अच्छा, म्यू की यूनिट क्या होती है, म्यू तो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 में टाइम, और टाइम की यूनिट होती है 1 में सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी सेकंड इनवर्स। तो अगर यहाँ पे लिखे मैं सेकंड इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स ऊपर चला गया तो आंसर हो गया जूल सेकंड। तो एच की वैल्यू लिखी जा सकती है जूल सेकंड, ठीक ठीक। चलिए यहाँ तक बात हो गया। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा, कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, सर ये भी याद हो गया। अच्छा, आपने बोला सर एच की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, नहीं याद हुआ। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये याद है, ठीक।
सर अगर मान लीजिए कल को किसी सवाल में लैम्डा इज इक्वल टू दे दिया 120 नैनोमीटर। अब देखिए लैम्डा मीटर में कोई लॉजिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वेव है, लाइट की वेव है, मीटर बहुत ही बड़ा यूनिट हो गया, तो लोगों ने मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। और 1 मीटर इज इक्वल टू बोल दिया गया 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग, बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक ना, ये आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। और 1 मीटर इज इक्वल टू हो गया 10⁻⁹ नैनोमीटर। ये सब यूनिट कन्वर्जन है जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में काम आ सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो अगर कल को लैम्डा 120 नैनोमीटर या तो नैनोमीटर में देगा या फिर क्या दे सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू 120 आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको सवाल में से मिलेगा, या तो लैम्डा नैनोमीटर में मिल जाए या फिर लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में मिल जाए, ठीक। अच्छा, अगर कल को नैनोमीटर में हुआ तो बोला जा सकता है SC की वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए 1240, SC की वैल्यू डायरेक्ट 1240, मतलब आपने देखा लैम्डा नैनोमीटर, SC की वैल्यू रखनी है 1240। अच्छा, अरे सर अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में दे तो SC की वैल्यू डायरेक्ट 12400। सर याद कैसे करेंगे 1240 12400 में? तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि मतलब एग्जाम में बैठे लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग याद आ गया 1240, क्योंकि इसमें और इसमें तो बस 1 0 का फर्क है ना। तो याद करने का तरीका देखिए, इसमें कितने डिजिट, 2 डिजिट N और M, तो याद रखिए। अच्छा, डिजिट 2 तो 1 0 कम, मतलब 12400 और 1240 में 1240 वाला, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट तो 2 लेटर तो 1 डिजिट कम, 1 0 कम, ठीक। अच्छा, इसमें 1 लीटर तो 1 0 ज़्यादा, 1 लेटर तो 1 0 ज़्यादा, ऐसे लिंक बना के याद रखिए चीज़ों, ठीक ना। इसमें 2 लेटर हैं, ठीक, तो 1 0 कम, मतलब 1240 वाला, क्योंकि आपको तो 2 ही नंबर याद रहेगा एग्जाम में, 12400 और 1240। आप कंफ्यूज होगा कि कौन से वाले में है 1240, तो आपको याद रखें। अच्छा, नैनोमीटर मतलब 1 0 कम वाला, 1 0 कम वाला कौन है, 1240। आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 1 लेटर कम तो 1 0 ज़्यादा वाला, 12400, तो इससे याद रखें। मतलब अगर कल को सवाल में आपको डायरेक्ट देखा लैम्डा इन नैनोमीटर, तो SC की वैल्यू, अच्छा 2 डिजिट मेरे साथ बोलिए, 2 लेटर मतलब 1 0 कम वाला, मतलब 1240 वाला, ठीक। अच्छा, लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग 1 लेटर कम वाला मतलब 1 0 ज़्यादा वाला, SC इज इक्वल टू 12400, डायरेक्ट रखिए आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो इतना नोट कीजिए, ये था एनर्जी के ऊपर बात, ये छोटा सा रिव्यू, मतलब एनर्जी के ऊपर कि एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए h म्यू, हर किसी को याद हो जाता है, SC बाई लैम्डा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या था ये कि अगर कल को आपको लैम्डा नैनोमीटर में दे तो आप SC की वैल्यू 2 लेटर तो 1 0 कम 1240 वाला, और अगर आर्मस्ट्रॉन्ग है मतलब 12400। नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो अभी एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। अच्छा, अब आप बिल्कुल मतलब ये मत सोचिए सर आप तो इस पर क्वेश्चन करा ही नहीं रहे हैं, आप तो इसको डिटेल में बता ही नहीं रहे हैं। तो मैंने फिर वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं उस कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूला को याद करने का तरीका, बस इतना बताऊँगा, ठीक ना। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग इसको देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर में ये क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होते हैं। और मैं ग्राफ बनाने के तरीके भी आपको खूब सिखाऊंगा, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो इसमें तो आप एक्सपर्ट हो जाइएगा ग्राफ बनाने में। आपने देखा किसी के बीच में भी ग्राफ पूछा, चाहे आप इस चैप्टर की बात करें, ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। कोई भी चैप्टर मिला आप ग्राफ बनाने में एक्सपर्ट हो जाइएगा, ठीक। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहें, आराम से देखें वीडियो को, बीच में ही ना छोड़े वीडियो, ठीक। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिल्कुल फोटो मतलब क्या होता है, वही सनलाइट। फोटो मतलब तो हम लोग जानते ही हैं सनलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसे, हम लोग जानते हैं सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, कैसे करता है? पूरा खेल इसमें जो होता है वो होता है मेटल का। किसका? मेटल। अच्छा, नॉन मेटल क्यों नहीं सर? क्योंकि नॉन मेटल में बाउंड्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते, ठीक। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब अगर इनको बाहर से एनर्जी मिली, अगर बाहर से कल को इनको एनर्जी मिली तो इसके इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। अगर बाहर से इसको एनर्जी मिली तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, वो कैसे सर? कहने का मतलब कि अगर आपने इसको एनर्जी दी, अच्छा सर मतलब कि मेटल को जाके ऐसे धूप में रख दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी कंडीशन होती है और वो मेटल पे डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर जो मेटल है, इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको 50 जूल एनर्जी चाहिए, लेट से इसको 50 जूल एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। और अगर आपने इसको एनर्जी 50 जूल से कम दी, लेट से 49.9 जूल दे दी, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में ही रहेगा, ठीक। ये एनर्जी बाईपास हो जाएगा।
इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन अगर कल को आपने एनर्जी एग्जैक्टली 50 जूल ही दे दी, तब ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसको 50 जूल चाहिए था, आपने 50 जूल दे दिया, एनर्जी बाहर निकल गई। ठीक, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखना है। ठीक, कौन कौन सा? सबसे पहला, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है, जो एनर्जी चाहिए होता है, किस लिए सर चाहिए होता है? बाहर निकलने के लिए। जो एनर्जी चाहिए होता है वो तो बेसिकली मेटल पे डिपेंड करेगा। अगर मेटल बढ़िया कंडक्टर है तो कम एनर्जी में बाहर निकल जाएगा, और खराब कंडक्टर है तो फिर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो वो डिपेंड्स ऑन मेटल, वो लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा मेटल पे। ठीक, तो जो एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, या फिर किसी किताब में इसको लिखा है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, इसका ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। अच्छा, और ये किसकी एनर्जी है सर जो हम दे रहे हैं? मतलब जो एनर्जी हम दे रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, बेसिकली इस चैप्टर में कौन सी फॉर्म में एनर्जी देंगे हम? लाइट की फॉर्म में, ठीक ना। तो वो लाइट सोर्स की एनर्जी होगी, किसी भी लाइट सोर्स की एनर्जी हो सकती है, लाइट या यूँ बोले फोटोन की एनर्जी। किसकी एनर्जी? फोटोन की एनर्जी। तो उसको बेसिकली ई और ई के नीचे पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फोटोन की एनर्जी। ठीक, क्या कंडीशन हो सकता है फोटोन की एनर्जी? अब किसको ज़्यादा होना पड़ेगा? मान लीजिए जो चाहिए, ठीक ना, जो चाहिए कल को वहीं ज़्यादा है और मिल ही रहा है कम, तब तो कुछ काम नहीं होगा ना। जैसे कि एग्जांपल समझा देते हैं आपको। मान जाइए कि कभी मान जाइए आप किसी फंक्शन में गए, फंक्शन बोले तो वहीं खाने पीने वाला फंक्शन। ठीक, मान जाइए आपकी कैपेसिटी 2 प्लेट खाना खाने की है, मतलब आपको 2 प्लेट मिले अच्छे खासे से आप खा सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब सामने वाले ने एक ही प्लेट खाना दिया आपको तो 2 प्लेट से कम में काम नहीं चलने वाला। अब सामने वाले ने एक ही प्लेट खाना दिया, तो आप क्या करेंगे? बोलोगे नहीं भाई ये फंक्शन में काम नहीं चलेगा, अगले फंक्शन को देखेंगे आप, ठीक ना। मतलब ये लाइट जो मतलब फंक्शन था एक प्लेट वेस्ट हो गया। भाई जो एनर्जी अगर आपने कम दी तो वो बाईपास हो जाता है, खत्म, वो हम लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भैया हमको तो 2 प्लेट चाहिए, उससे कम में हमारा काम चलेगा नहीं। अच्छा, अगर सर कल को 2 प्लेट ही मिल जाए तो तब हम खुश हो जाएंगे, खाना वाना खा के आराम से घर चले आएंगे। ठीक, मतलब कि अगर कल को जो दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, जो एनर्जी मिले वो कम हो जितना हमको चाहिए उससे, मतलब 2 प्लेट खाना चाहिए था और उससे कम मिल रहा है, एक ही प्लेट मिल रहा है, तब हमको कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे। कहने का मतलब कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, ठीक, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इसको ज़्यादा होना पड़ेगा वर्क फंक्शन से। पहली कंडीशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फर्स्ट कंडीशन कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो ज़्यादा होना पड़ेगा। अच्छा, वो बराबर भी हो सकता है, अभी बराबर और ज़्यादा वाले केस भी समझाएंगे, ठीक ना। बराबर होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है। अच्छा, दूसरा कंडीशन सर, अब हमको पता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। इसको कैसे लिखा होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। आप इससे भी दिमाग लगा सकते हैं, जो जैसे हम समझाएं, ठीक ना, कि जो चाहिए होगा, मतलब जो चाहिए होगा वो कम होना चाहिए देने वाले से। मतलब ये नहीं कि दे रहा है वही कम है, चाहिए हमको ज़्यादा, तब दिक्कत हो जाएगा। ठीक, अच्छा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, और एच और सी तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इसका मतलब क्या होता है? जैसा काम एनर्जी के साथ होगा वैसा ही काम फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा चाहिए होगा। अच्छा, अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो लेमडा कम चाहिए होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब फ्रीक्वेंसी म्यू शुड बी ग्रेटर देन, अच्छा इसके फ्रीक्वेंसी को फाई, चूंकि ये भी एनर्जी है तो इसको लिख सकता है एच, और म्यू नहीं, इसको बोलते हैं म्यू नॉट। और म्यू नॉट अब नाम भी अपना बदलवा लेता है, चूंकि एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इसका नाम हो जाता है थ्रेशोल्ड, लिख देता हूं मैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, और लेमडा का सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बिल्कुल एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक ना, मतलब इसके नाम में आगे थ्रेशोल्ड जुड़ जाता है। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट, मतलब दूसरी कंडीशन के आगे फ्रीक्वेंसी के टर्म में कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, अच्छा, तीसरा सर लेमडा के फॉर्म में, इसकी जगह क्या आएगा? लेमडा, और अभी भी बोला जैसा एनर्जी के साथ होगा उसका ठीक उल्टा लेमडा के साथ होगा। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन ज़्यादा चाहिए तो लेमडा ऑफ फोटोन क्या चाहिए होगा? ये लेमडा ऑफ, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन लिख देते हैं और ये लेमडा ऑफ फोटोन लिख देते हैं। इसको कैसा चाहिए होगा? कम, किससे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। क्या आपको यह समझ में? तीनों कंडीशन
इसको कॉपी करें, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि जो चाहिए होगा, मतलब जो आपको चाहिए वो कम होना पड़ेगा देने वाले से, ठीक, या फिर बराबर भी हो सकता है। अच्छा, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर सबसे बड़ा सवाल आता है क्या, कि मान जाइए कि इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही समझे, इलेक्ट्रॉन को 50 जूल एनर्जी चाहिए थी बाहर निकलने के लिए, 50 जूल मिले तो बाहर निकल जाएगा, और हमने एग्जैक्टली 50 जूल ही दिया, तो क्या होगा, तब तो लेगा और बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इससे कम दिया तो तब बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि जो चाहिए वो कम होना चाहिए, देने वाला ज़्यादा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन जो दे रहे हैं कल को वहीं कम ना हो, ये ना कि खाना ही फंक्शन में कम बने, ठीक ना, किसी पार्टी में खाना ही कम बने तब काम नहीं चलेगा, ज़्यादा बन जाए या बराबर बने तब तो और ठीक है, और ज़्यादा बन जाए तब भी ठीक है, लेकिन कम नहीं बनना चाहिए खाना, ठीक। अब सुनो, 50 जूल दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखा सकता है, इलेक्ट्रॉन विल एमिट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर कल को इस इलेक्ट्रॉन को 50 जूल चाहिए, लेकिन हमने इसको लेट से ज़्यादा दे दिया, 51 जूल दे दिया, तो ये क्या करेगा, 51 जूल ले लेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर किसी पार्टी में आप गए और आपके खाने की कैपेसिटी 2 प्लेट है और पार्टी में खाना बना 10 प्लेट, तो क्या आप देखिएगा पार्टी में भैया 10 प्लेट खाना है, काम करते 10 प्लेट खा लेते और पेट खराब कर लेते, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं, आप तो अपना 2 प्लेट ही खाइएगा ना, आप तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से 2 प्लेट ही खाना खाइएगा, तो जो 8 प्लेट बच गया खाना, उसका क्या होगा, आप आसपास देखिएगा कोई नहीं है, 8 प्लेट खाना लीजिएगा और लेके भाग जाइएगा, घर पे जाके खाएंगे ना कल, ऐसा तो हो सकता है ना, घर पे जाके कल खाएंगे, अभी 2 प्लेट खा लेते, क्योंकि एक टाइम में तो 2 प्लेट खाने की कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉन भी बड़ी चालाक होता है, इलेक्ट्रॉन भी एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको पता था, अरे हम तो 50 जूल खाएंगे, उतने में हमारा काम हो जाएगा, हम तो बाहर निकल ही जाएंगे, हमारा काम है बाहर निकलना, तो 50 जूल एनर्जी इसको मिल गई, बचे हुए 1 जूल एनर्जी लेके ये भागने लगता है, 50 जूल एनर्जी लिया, खुश हो गया, बाहर निकल गया, लेकिन जो 1 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी थी, एक्स्ट्रा एनर्जी वो ये लिया और क्या करने लगा, भागने लगा, जैसे आप भी 8 प्लेट खाना लिए, बचे हुए 8 प्लेट खाना और आप भागने लगे, ठीक, वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचा वो लेके ये भागने लगेगा। अच्छा सर, हमको तो पता है कि अगर कोई भी चीज़ भागे तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ भागे तो उसके पास हम बोलते हैं, अच्छा उसके पास रफ्तार है तो उसके पास एक एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये हमको पता है, ठीक। मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा, अगर आपने बराबर एनर्जी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी तो दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अंग्रेजी नहीं समझना है, ठीक ना, हिंदी, शुद्ध हिंदी जो समझ में आता है हमको, ठीक ना। एक्स्ट्रा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब जो भी आपने एनर्जी दी, कितनी दी, 51 जूल, हम लिखते हैं जो एनर्जी दी वो 2 हिस्सों में टूटा, एक तो इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए होगा वो अपना ले लेगा, 10 प्लेट खाना, जितना खाना था वो अपना खा लिया, अरे जितना खाना होगा वो तो खाएगा ही ना, यानी कि 1 प्लेट खा के 9 प्लेट घर लेके जाएगा, नहीं, अपने तो भूखा नहीं रहेगा, अपने तो पूरा खाएगा, मतलब जो चाहिए होगा वो, प्लस में एक और जगह बट गए, क्या, घर लेके भी भागा, मतलब दौड़ने भी लगा, और दौड़ने लगा तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जो एनर्जी आपने दी वो तो एनर्जी ऑफ फोटोन है, EP इज इक्वल टू जो चाहिए होगा, अभी भी यहीं पे लिखवाएं, तो जो चाहिए होगा उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो उसको बोला जा सकता है फाई, प्लस में काइनेटिक एनर्जी है ही, इसको कुछ, अच्छा भागेगा तो कौन सी रफ्तार से भागेगा, धीरे धीरे भागेगा कि अपना पूरा ताकत लगा के भागेगा, क्योंकि अगर खाना चुरा के भाग रहा है ना, खाना चुरा के भाग रहा है, धीरे धीरे भागेगा तो पकड़ा जाएगा, इसका मतलब भागेगा तो पूरा रफ्तार में भागेगा, पूरा रफ्तार में भागेगा करने का मतलब अपनी मैक्सिमम स्पीड से भागेगा, और अगर अपनी मैक्सिमम स्पीड से भागेगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी ना लिख के लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक ना, क्या लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये होगा आपका फॉर्मूला, याद रखने का तरीका देखिए कितना सिंपल है, जितना हम दिए वो 2 हिस्सों में बट गया, एक तो खाएं और एक तो घर लेके गए, एक तो खाएं दैट इज 5 जो हमको चाहिए होगा खाने के लिए, और एक जो घर लेके भागे, और भागेंगे भी तो मैक्सिमम रफ्तार से, यानी कि धीरे धीरे ताकि पकड़े जाएं। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन बोलिए, एनर्जी ऑफ फोटोन हमको पता है H म्यू, अच्छा 5 क्या होता है, H म्यू की जगह क्या आ जाता है, म्यू नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड नाम लग जाता है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि फाइन मैक्सिमम रफ्तार से भागेंगे तो एच म्यू नॉट इज इक्वल टू प्लस में हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या हो जाएगा सर, HC बाई लेमडा इज इक्वल टू SC बाई लेमडा नॉट
प्लस में हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। 90% क्वेश्चन इसी इक्वेशन से पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछ सकता है आपसे? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछ सकता है आपसे, लैम्डा नोट पूछ सकता है, फाई पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर फाई पूछा तो ये वाला इक्वेशन लगा दीजिए, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया ये वाला इक्वेशन लगा दीजिए, और अगर लैम्डा के बारे में बात करें तो ये वाला इक्वेशन लगा दीजिए। रफ्तार के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को खोल दीजिए, हाफ एम वी। अच्छा, एक और चीज़ जो पूछ सकता है क्या, वो है मोमेंटम पी। आपको पता है पी इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूला में मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो पूछने वाला मोमेंटम भी पूछ सकता है। अच्छा सर, मोमेंटम कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले को लिखते हैं, ई पी इज इक्वल टू फाई प्लस में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा सर, यहाँ पे तो एम वी स्क्वायर है, हमको तो एम वी चाहिए, तो काम करते हैं इसका भी स्क्वायर बना लेते हैं। अच्छा, एम का स्क्वायर बनाए तो नीचे उधारे भी चुकता करेंगे, क्योंकि एक घर से अपने लगाए ना मास, अरे एक एम की मल्टीप्लाई घर से किए तो नीचे उसको बैलेंस भी तो करेंगे, ठीक, ताकि कैंसिल होकर फिर से वही ओरिजिनल वाला आ जाए। तो ई पी इज इक्वल टू 5। तब तक ये जिस काम के लिए किए थे वो काम हमारा हो गया। एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम वी अगर पी है तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर, और नीचे अपना एम है ही, तो यहाँ से देखिए ये भी आ गया मोमेंटम, ठीक ना। तो यहाँ से मोमेंटम भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे मोमेंटम पूछे मोमेंटम निकालिए, स्पीड पूछे स्पीड निकालिए, फाई पूछे फाई निकालिए, म्यू पूछे म्यू निकालिए, लैम्डा पूछे लैम्डा निकालिए, ठीक ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम पे थोड़ा सा और है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम पे, और उसके बाद इसका ग्राफ मैं अभी नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, मैं ये आपको बता, फिर बोर मॉडल ग्राफ अपन लास्ट में करेंगे। क्यों? जब आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा तो क्या क्या पूछ सकता है, म्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से ग्राफ के नाम पे, ठीक। तो ग्राफ अपन लास्ट में कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा और बचा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, तब तक आप ये नोट कीजिए, ठीक। लास्ट बात इस चैप्टर पे, देखिए हमको ना अंग्रेजी बिल्कुल पसंद नहीं, अंग्रेजी से तो बिल्कुल बात ही नहीं की, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठे हो तो आपके सामने खाली एटॉमिक स्ट्रक्चर तो चैप्टर आएगा नहीं, बहुत सारे चैप्टर होंगे, तो आपको फार्मूला में कन्फ्यूजन होगा, कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन होगा। इससे अच्छा बिल्कुल अपन कॉमन लैंग्वेज पे बात करें, ठीक। जैसे देखिए इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो पढ़ाया जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम पे। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं, पोटेंशियल तो आपको पता ही है, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक। नहीं पता तो अभी बस इतना समझिए, वो बैटरी में जो वोल्ट होता है उसे पोटेंशियल बोलते हैं, आगे 12th में तो पढ़ ही लीजिएगा पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग मतलब रोकना। मान जाइए खाना चुरा के भाग रहे हैं, ठीक, खाना चुरा के 8 प्लेट खाना चुरा के भाग रहे हैं। अब जैसे ही भाग रहे हैं तैसे ही रास्ते में खूब मोटा एकदम हट्टा कट्टा आदमी आ जाए, तो हट्टा कट्टा आदमी क्या करेगा? रोक लेगा हमको, पकड़े जाएंगे, ठीक। इसका भी नाम वही होता है। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा सेटअप बनाया जाता है वो कुछ ऐसे बनाया जाता है कि ये वाला जो प्लेट होता है ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, हमको पता है ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लेट भी कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक ना। अच्छा, ये वाला प्लेट नेगेटिव, तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब हम ऐसे याद करते हैं, कैटायन, कैटायन पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो सी से कैटायन, सी से कैथोड, कैथोड पे इसका उल्टा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वाले को बोला जाता है कैथोड। देखिए याद करने की लिंक कैसे बनाया जाता है, कैटायन सी से कैटायन पे हमको याद है कैटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव है, तो याद ही है, ठीक। सी से कैटायन, सी से कैथोड, कैथोड पे इसका उल्टा पॉजिटिव का नेगेटिव, ठीक ना। ये एनोड, तो ये एनोड प्लेट बोला जाता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पे एनोड प्लेट, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उस पे कैथोड प्लेट। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन तो आपको यहाँ से तो निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, भागने तो देगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव से तो इसको प्यार होता है, नेगेटिव को तो भागने देगा नहीं। नेगेटिव को कौन धक्का दे रहा होगा? ये, तो इसी पे काम करते हैं, एनर्जी गिराते हैं, गिरा रहे हैं, एनर्जी गिरा रहा है। ये तो खुद नेगेटिव को धक्का दे रहा है, और मौका मिला तो और धक्का दे देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होना? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और कौन सी वेलोसिटी से? एकदम मैक्सिमम रफ्तार से भागना शुरू हो जाएगा, एकदम तेज भागना शुरू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे तब तक इसका पोटेंशियल मान लीजिए कुछ भी है। अब हमने एक चालाकी किया, हमने देखा अच्छा ये खाना चुरा के भाग रहा है, एक काम करते हैं इस पतले आदमी को चेंज करो, मोटा आदमी लगाओ, मोटा आदमी को एकदम दौड़ाओ ताकि पकड़े तो खूब पीटे उठे भी, ठीक ना। तो कैसे लगा सकते हैं? अभी था ये आदमी, तो ये तो सपोर्ट कर रहा था, इसको बुला रहा था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव तो इसको पास बुलाएगा, अरे आ जाओ भगाने में मदद कर रहा है। एक काम करते हैं इसको नेगेटिव बनाते हैं। अच्छा सर नेगेटिव कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव तो इसको ये बनाया था, तो नेगेटिव बनाने के लिए काम करते हैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, अब ये नेगेटिव बन जाएगा। अब सोचिए ये कौन सा चार्ज? नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये जो होगा धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, चोर को पकड़ने की साजिश, धीरे धीरे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ये धीरे धीरे नेगेटिव में हुआ, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होगी v, वो कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक।
क्योंकि अभी नेगेटिव हो गया। अब हमने क्या किया, अच्छा देखा अभी भी भाग ही रहा है, थोड़ा धीरे से ही लेकिन भाग रहा है। एक काम करते हैं, v को और बढ़ाते हैं, स्पीड और कम। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी अभी और नेगेटिव चार्ज होता जाएगा और आदमी तगड़ा करते जा रहे हैं हम। वेलोसिटी को खूब बढ़ाएं। एक कोई v पे सॉरी पोटेंशियल को, ठीक ना, एक कोई पोटेंशियल पे पहुंच गए v0, जहां हमने देखा कि इस आदमी ने तो बिल्कुल रोक ही दिया, इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल रोक ही दिया। मतलब ये v0 लिख देते हैं, एक ऐसी पोटेंशियल है, आप तो एक ऐसे समझिए, एक इतना मतलब तगड़ा आदमी है कि भागते हुए चोर को इसने पकड़ लिया, रोक दिया, ठीक ना। एक ऐसी पोटेंशियल जिसने भागते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, ये तो एक ऐसा पोटेंशियल है जिसने भागते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। तो लोगों ने इसका नाम दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम दे दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सोचिए, जब इसको रोका तो इसका सारा प्लेट जो था 8 प्लेट खाना, वो 8 प्लेट खाना कौन चुरा लेगा? ये मतलब बोला जा सकता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, प्लेट का खाना मतलब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी से लिंक किए हैं, जो भाग रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी वो भी मैक्सिमम वाली पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इसने जो काम किया, भाई इसने तो मेहनत किया ना इसको पकड़ने में, तो इसको तो इनाम मिलना चाहिए। तो क्या इनाम मिला? जो भी इसका 8 प्लेट एक्स्ट्रा खाना था उस इसने चुरा लिया। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, जो भी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, इसने चुरा लिया। मतलब इसने चुराया कैसे? इसने जो भी काम किया इसके आधार पे इसको मिल गया। हमको पता है, जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा कि कोई भी पोटेंशियल जो काम करता है वो होता है Q इंटू वी। क्यू मतलब जिस चार्ज के ऊपर काम कर रहा है, जिस चार्ज के ऊपर काम कर रहा है, और v बोले तो इसका पोटेंशियल। तो किस चार्ज के ऊपर काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के चार्ज हमको पता है E। अच्छा, इसका पोटेंशियल कितना हो जा रहा है? v0। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो वर्क डन, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? वर्क डन बाय द बैटरी। समझने के लिए ऐसे याद रखिए कि जो भी, अगर इसने चोर को पकड़ा तो जो काम करके पकड़ा, चूंकि इसने काम किया, इसको पकड़ने का काम किया, भाई खाना चुरा के भाग रहा था, इसने पकड़ने का काम किया, इसको इनाम मिल गया। क्या इनाम मिला? जो भी इस प्लेट चुरा के भाग रहा था, मतलब जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो इसको दे दी गई, ठीक। तो वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी को नाम मिल गया कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। और वो कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, अभी हमें बताया कितना? EV0। तो EV0, तो अपने थोड़ा सा पीछे जाइए, वहीं पे लिखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज EP इज इक्वल टू 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर बात स्टॉपिंग पोटेंशियल की हो तो EP इज इक्वल टू 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकते हैं? EV0। तो अब ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसके बीच में भी पूछा जा सकता है, इसके बीच और इसके बीच में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एनर्जी के ऊपर अपन बात कर लिए। नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे बोर मॉडल के ऊपर, ठीक। बोर मॉडल पढ़ेंगे। जैसे ही बोर मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, इसमें मैं आपको रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड और आपको एक्सिलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, सब चीज़ बता दूंगा कॉन्सेप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे इस चैप्टर में पूरा मैंने याद करने का आपको सारा लिंक बता दिया, कैसे कैसे याद करना है, ताकि आपको एक फ्रेम बन जाए, ठीक है, कि कैसे चीज़ों को याद रखना है इतना, ठीक। याद करने का तरीका सभी फॉर्मूला का, रेडियस का, वेलोसिटी का, टाइम का, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में तो कॉपी किताब लेके जाना नहीं है ना, कि चलो नोट्स लेके चल गए, जहाँ कहीं भी भूलें, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भूल रहे हैं, चलो कॉपी से दिखा ले EV0, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको सारे कॉपी किताब इस दिमाग में ही बनाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए इसको नोट कीजिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन।